सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल और ज्यादा तेज हो चुकी है। नए सीएम चेहरे को लेकर मंथन जारी है और आज सीएम नीतीश के साथ जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात होगी। इस दौरान नए मंत्रिमंडल गठन के समीकरण पर भी चर्चा हो सकती है और 13 अप्रैल को कैबिनेट की आखिरी बैठक करने के बाद 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और देखिए, आपको ये बता दें, अगले 5-6 दिनों तक बिहार में राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज रहने वाली है। 5-6 दिन में नई सरकार का गठन भी हो जाएगा और संभवतः 15 अप्रैल को बिहार को नया सीएम मिल जाएगा। और देखिए, बिहार में नई सरकार की हलचल तेज हो चुकी है। सीएम नीतीश के पटना पहुंचते ही हलचल अब और ज्यादा तेज। नए सीएम चेहरे को लेकर मंथन जारी है। आज जेडीयू नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार। मंत्रिमंडल के समीकरणों पर आज चर्चा संभव है। तो आपको बताते चलें, जिस तरीके से कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, ये सवाल सभी के मन में है। तो इसी को लेकर के बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अब देखिए, बीजेपी में चर्चा यही है और सभी लोग जान रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही कोई सीएम होगा, क्योंकि यही शर्त रखी गई थी कि अगला जो सीएम होगा बिहार का वो बीजेपी से होने वाला है। इसको लेकर बैठकें शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली से पटना लौटने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री के नए चेहरे को लेकर बीजेपी जहां मंथन कर रही है, वहां आज जदयू में एक बड़ा मंथन होने की बात कही जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो ये आवास है एक अन्य मार्ग, यहाँ पे जदयू के तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज यहाँ पे जुटेंगे और सरकार के नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं होंगी। आपको बता दें कि जो नई सरकार बन रही है, जो नया मंत्रिमंडल का जो गठन होना है, उस नए मंत्रिमंडल के गठन में नए चेहरे कौन होंगे, इसे लेकर के मंथन किया जाएगा और यहाँ पे तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे जुटेंगे। और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे जो समीकरण है नए मंत्रिमंडल को लेकर, खास करके जदयू के कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसे लेकर के जो सरगर्मी बताई जा रही है, उसमें जो पुराने और अनुभवी जो नेता हैं जदयू के, उन तमाम नेताओं को इसमें जगह दी जाएगी, लेकिन साथ साथ जो है वो जो युवा चेहरे हैं जदयू के, उन चेहरों को भी यहाँ पे मौका दिया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो जदयू के आज जो पूरी मंथन होगी कि नए मंत्रिमंडल जो है वो कैसा होगा और उसमें कौन से नए चेहरे जो हैं वो शामिल हो गए, जिसे एक बड़ा मौका दिया जाएगा। और माना जा रहा है कि निशांत कुमार ने जिस तरीके से जिम्मेदारी संभालने की बात कही जा रही है, उनके कुनबे से भी, उनके कैंप से भी, उनके नज़दीकी लोगों में भी कई चेहरों को यहाँ पे जगह दी जा सकती है। देखना होगा कि आज जब तमाम बड़े नेताओं की एक साथ मंथन होता है, चर्चा होता है, तो कैसे और किन नामों पर बातचीत आगे बढ़ती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, अगर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा तो जाहिर सी बात है कि कई नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में भी हैं। तो वो कौन कौन से नाम इस वक्त रेस में है मुख्यमंत्री के, वो आप यहां पर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं एक एक करके नाम लेती हूं। देखिए, रेणु देवी का भी नाम इस वक्त चर्चा में है। संजीव चौरसिया का भी नाम रेस में है। जनक राम को लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा है और रमा निषाद, धर्मशीला गुप्ता को लेकर के भी चर्चा है। इधर मंगल पांडे को लेकर के भी बातचीत हो रही है। डॉक्टर संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा जो कि खुद अभी डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उनको लेकर चर्चा हो रही है। 3 महिलाओं का नाम भी इसमें शामिल है और वो कौन महिलाएं हैं वो आपके सामने है, वो हमने नाम रख दिए हैं यहाँ पर। और देखिए, अभी क्या फॉर्मूला है, वो मौजूदा सरकार में क्या स्थिति है और नया फॉर्मूला क्या है, हो सकता है संभावित तौर पर, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जेडीयू की तरफ से भी फिलहाल सीएम नीतीश कुमार जेडीयू से ही हैं, प्लस 8 मंत्री हैं जेडीयू के। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, प्लस 12 मंत्री है। ये इस वक्त की स्थिति आपको बता रहे हैं जो अभी है फिलहाल। वही एलजेपी आरवी, चिराग पासवान की पार्टी, 2 मंत्री हैं इस पार्टी से इस वक्त अभी सरकार में, और हम से 1 मंत्री हैं, जीतन राम मांझी की ये पार्टी है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की ये पार्टी, इससे केवल 1 मंत्री है। तो फिलहाल मौजूदा सरकार में ये है और कुल मिलाकर के यहाँ पर 27 संख्या हो रही है मंत्रियों की। और अभी जो नया फॉर्मूला तय हो रहा है वो इस हिसाब से तय हो रहा है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी से ही सीएम होगा, प्लस 14 या फिर 15 मंत्री
भारतीय जनता पार्टी से ही हो सकते हैं। फिर देखिए जेडीयू का एक डिप्टी सीएम होगा। अच्छा हाँ, इस बार देखिए अभी तक क्या है कि 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन अभी जो नया फॉर्मूला है उसमें एक डिप्टी सीएम की बात आ रही है और इसमें निशांत कुमार को लेकर चर्चा हो रही है, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन ये केवल संभावित है, ये कोई अभी फिक्स नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। देखिए जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है एक डिप्टी सीएम होगा प्लस 15 से 16 मंत्री जेडीयू कोटे से बनाए जा सकते हैं। वही एलजेपी आरवी, इनकी संख्या लगभग बराबर ही रह सकती है, 2 मंत्री एलजेपी आरवी से हो सकता है और इसके अलावा हम से 1 मंत्री हो सकते हैं। वहीं आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उससे 1 मंत्री। तो यहां पर ये 36 का पूरा फॉर्मूला जो है, नया फॉर्मूला तय किया गया है और ये मौजूदा स्थिति अभी क्या है सरकार में वो आपके सामने ही है। अब देखिए जातीय समीकरण अहम है, आप जान रहे हैं इस बात को, और यहां पर ईबीसी की आबादी 36% है और अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी है उसकी आबादी क्या है 27.12% राज्य में। ईबीसी और ओबीसी वर्ग मिलाकर के 63.13% की पूरी आबादी है। ठीक है, अब देखिए अनुसूचित जाति जो कि एससी जिसको बोलते हैं 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग की जनसंख्या कुल आबादी 15.52% है। ठीक है, और दलित समुदाय से 3 मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं, भोला पासवान शास्त्री, राम सुंदर दास, और ईबीसी समुदाय से इकलौते मुख्यमंत्री बने हैं कर्पूरी ठाकुर। तो कितनी बार किस जाति के सीएम बने हैं वो आप अभी इस बार देख पा रहे हैं। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, यानी कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, और यूं कहें तो क्या नीतीश कुमार के मन मुताबिक जो अगला सीएम नाम है, सीएम चेहरा है, वो होगा या नहीं होगा? क्या जातीय समीकरण होंगे? ये ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके पत्ते खुलने अभी बाकी हैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, सब कुछ अनक्लियर है। रवि, कुछ आपको जानकारी मिल रही है क्या? आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जब से पहुंचे हैं, कल शाम यहां से पहुंचे हैं और आज से अगला जो 4 दिन है बिहार के राजनीति में एक कहिए कि युगांतकारी मोड़ लेने वाला है, क्योंकि एक बड़ी घटना होगी जब पिछले 20 साल के सियासत में जब नीतीश कुमार लगातार रहे हैं, अब बीजेपी के हिस्से में वो मुख्यमंत्री का पद आएगा और पूरा जो है एक सरकार जो है वो उसमें बीजेपी पहली बार शामिल होगी। तो एक तरफ सीएम चेहरे की जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए लगातार कई चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं और जो बीजेपी है वो लगातार नया प्रयोग करते रही है। बीजेपी ने हमेशा ये चौंकाया है कि एक ऐसे चेहरे को सामने लाती है न सिर्फ यहाँ पे अच्छे से सरकार को चला सके, बल्कि चेहरा जो है वो साफ हो, दागदार ना हो। और इसके लिए साथ साथ अगर बिहार की बात करें, यहाँ पे जिस तरीके से अभी चल रहा है, माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की उसमें सहमति जरूर होगी। जैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा शामिल एक बात बनेगी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उसमें एक बात जरूर की जाएगी कि आखिर चेहरा कौन बन रहा है। लेकिन सबसे खास जो है वो मंत्रिमंडल होने वाला है। आपको बता दें कि अभी से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो जदयू के तमाम जो बड़े नेता हैं, हमारे पीछे जो एक अन्य मार्ग है मुख्यमंत्री का आवास है, यहाँ पे जुटना शुरू कर देंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस बार का मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, नए मंत्रिमंडल का जो गठन होना है, वो बेहद खास होने वाला है कई मायनों में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो फार्मूला अभी तक तय हुआ है कि 14 जो हैं एक मंत्री रहेंगे और एक मुख्यमंत्री रहेगा, उसके साथ साथ जदयू में जो है 15 मंत्री रहेंगे और एक डिप्टी सीएम रहेगा। लेकिन सबसे खास बात है, कई बातों पर चर्चा बड़ी गंभीर है, क्योंकि गृह मंत्री एक ऐसा पद है, उस पर भी चर्चा होगी। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, पिछले 20 सालों तक गृह मंत्री अपने पास रहे हैं। पिछले 1 साल से अगर कहें तो इन्होंने सम्राट चौधरी को जो डिप्टी सीएम है उन्होंने दिया। क्या इस बार का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें जैसे मुख्यमंत्री के साथ नीतीश कुमार जो है गृह मंत्री खुद रखेंगे या फिर वो जदयू के हिस्से में आएगा, ये बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जदयू अपने खेमे की जो मंत्रिमंडल का जो चेहरा है वो चाहती है कि अगले 2 दिन के बाद जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दें उससे पहले मंत्रिमंडल को लेकर के पूरी तरह से जो है वो साफ हो जाए चेहरा। तमाम कोर टीम जो है जदयू की इसमें लगी हुई है और इस पर आज पूरे दिन बात होगी, कल भी इस पर बात होगी, क्योंकि वो चाहती है कि नया जो चेहरा आए। माना जा रहा है कि जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक जो पुराने और अनुभवी चेहरे हैं उनको तो तरजीह दी जाएगी। कई चेहरे जो हैं वो पूरे की तरह रिपीट करेंगे, लेकिन जब निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ युवा नए चेहरे जो हैं वो भी शामिल किए जाएंगे।
तो ये तमाम जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो अगले 1 से 2 दिनों में खत्म कर देना चाहती है, ताकि जब नीतीश कुमार का इस्तीफा जब हो उसके बाद से गठन की तैयारी हो और नए मुख्यमंत्री का जब ऐलान हो तो कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। जी और रवि, आप तो फील्ड पर हैं, नेताओं से आपकी बातचीत लगातार हो भी रही है इस सिलसिले में। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि अगर भारतीय जनता पार्टी से ही कोई सीएम होगा तो क्या ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम हैं, काफी पुराना इनका अनुभव रहा है, और ऐसे में क्या ये किसी महिला को इस बार बीजेपी चुन सकती है? सिलेक्शन में क्या कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि चैलेंज वाली स्थिति है? निश्चित रूप से देखिए, बिहार में सत्ता में जिस ढंग से बीजेपी तैयार हुई है और लगातार जो है सहयोगी की भूमिका रही है, सरकार में नहीं रही है। और यहाँ पे एक वक्त था जब आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी की जोड़ी जो है वो बड़ी फेमस थी, और वो लगातार जो है एक दूसरे के साथी भी रहे, एक दूसरे के साथ भी रहे, मजबूती से रहे, डिप्टी सीएम रहे। पहली बार जब मुख्यमंत्री का यहाँ चेहरा दिया जा रहा है तो उसमें कई बातों का ध्यान रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो सामाजिक जो समीकरण हो, जो वोट बैंक है, ईवीसी वोट बैंक है, तमाम वोट बैंक जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसे कौन जोड़ कर रख सकता है। दूसरी सबसे बात है कि क्षेत्रीय जो अस्मिता है उसको भी जोड़ कर रखना है। नया जो वोट बैंक कौन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता है, जिसकी कार्यशैली जो है वो काम करने की वो एक मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसकी सबसे बड़ी बात यही होगी कि लगातार उनकी जो तुलना है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की जाएगी, कि नीतीश को एक कदम आगे ले जाने की बात है। तो माना जा रहा है कि ऐसे चेहरे पे बात हो रही है जो ऐसे चेहरे निकाला जाए, ना कि सिर्फ संगठन में मजबूती, अपनी पार्टी को मजबूती रख सके, साथ साथ सरकार बेहतर तालमेल के साथ जो है वो चला सके। अभी देखिए, लगातार डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी चला रहे हैं, उनका नाम जो है सबसे आगे है। लेकिन यहाँ पे बात और चेहरों की भी हो रही है, महिला की भी बात चल रही है। कहा जा रहा है कि कोई दलित चेहरा भी क्या हो सकता है। 1-2 दिनों में बीजेपी जो है इस पर मंथन कर रही है। निश्चित रूप से थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन बीजेपी की जो कोर टीम है जो है वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में वो चेहरा सामने आ जाएगा। जी ठीक है रवि, तो देखना होगा कि अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, इस पर तमाम अभी कयास जो है वो लगाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रवि। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करेंगे मोतिहारी की। यहां पर आदापुर थाना इलाके में पुलिस और एसएसबी की टीम ने एक ट्रक से तकरीबन 20 लाख रुपए की चरस जब्त किया है। देखिए, 14 दानों रक्सौल मुख्य मार्ग से एक ट्रक में करीब 20 लाख रुपए की चरस लाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए चरस की बड़ी खेप को पकड़ा है। अब इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 व्यक्ति जितेंद्र कुमार और अभिनंदन कुमार को हिरासत में लिया है। नवादा से बड़ी खबर, अंदरवारी गांव में खेत में लगी गेहूं की फसल में यहां पर आग लग गई, और इस घटना में देखिए सैकड़ों बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जब सूचना मिली तो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है जब दमकल की गाड़ियां पहुंची तो पानी खत्म होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे काफी देर तक लोगों और दमकल कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आग लगती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि काफी प्रयास गांव वालों ने भी किया आग बुझाने के लिए, लेकिन बाद में दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची, किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि बताया जा रहा है 1 बीघा फसल जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। ग्रामीण के द्वारा किसी तरह से जो जली हुई पराली थी और जो कटा हुआ पराली था उसमें कहीं पर अपना आग लगाए हैं, और वो धीरे धीरे विकराल रूप पकड़ लिया। और विकराल रूप पकड़ने के बाद कम से कम तो जला हुआ जो खेत है वो 60-70 बीघा तो गेहूं जला होगा कम से कम, और तो 60-70 बीघा तो ऊपर भी जला है, कम नहीं जला है। पटना से खबर मिल रही है, जहां खगौल थाना क्षेत्र में दानापुर स्टेशन के पास हुए सोना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताया जा रहा लगभग 15 किलोग्राम सोना लूट लिया था। आरोपियों ने इस लूट की योजना कई सालों से बना रखी थी और तकरीबन 1.5 साल से आरोपी इलाके की रेकी भी कर रहे थे, जिसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अब जांच के बाद पुलिस ने 5 किलो 403 ग्राम सोना,
कैश और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। संधान करते हुए इस पूरे टीम में जितने भी लोग थे उनकी पहचान की गई और उनमें विभिन्न जगहों पर जो विभिन्न राज्यों में फैले हुए थे उन पे रेड छापेमारी की गई। रेड छापेमारी क्रम में इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अमरनाथ उर्फ गोपी, आदित्य गिरी और संजय कुमार, ये लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। अमरनाथ उर्फ गोपी के पास से जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लूटा गया था सामान, उसमें से 5 किलो 403 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है। तो लूटा गया है उसमें से 5 किलो 400 ग्राम बरामद कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त इनके घर से 1,97,000 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही 9 चक्रे गोली भी बरामद किया गया है। दरभंगा के बड़ा बाजार में बहुचर्चित प्रेम ज्वेलर्स में 2 करोड़ की लूट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक एक महिला सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार इस सनसनीखेज वारदात की साजिश दलसिंहसराय जेल में बंद भोला सिंह ने रची थी, जबकि बेगूसराय, मधुबनी और दरभंगा जिले के करीब 20 अपराधियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने गुरुवार को लहेरियासराय थाना क्षेत्र से लाइनर की भूमिका निभाने वाले ऋषिकेश सोनी और अभिषेक कुमार उर्फ सोनी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लूट का सामान छिपाने के आरोप में बेगूसराय की उषा देवी को भी पुलिस ने पकड़ा है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया है कि अब तक करीब 156 ग्राम सोना और 8 किलो 630 ग्राम चांदी बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 44 लाख रुपए है। छापामारी करके वहाँ से 150 सोना, 156 सोना, लगभग 21 लाख रुपए कीमत है और चांदी 8.63 ग्राम चांदी लगभग 23 लाख रुपए है। टोटल 44 लाख रुपए का ये टोटल अभी तक 12 गिरफ्तारी हुआ है टोटल। और 24 घंटे उपलब्धि है कि हमारे टीम के द्वारा लगातार जो काम किया उसके नतीजन कि इतना जल्दी हम लोग इसको उद्भेदन करके और इसको बरामद भी कर पाए हैं। आइए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, एक दानापुर की और एक पटना की, किस तरीके से यहाँ पर सोना लूटकांड हुआ है। देखिए, दरभंगा लूटकांड का खुलासा किया गया और इधर पटना लूटकांड का खुलासा हुआ है। ये 2 तस्वीरें ये दिखा रहा है कि पुलिस जो है वो तेजी से कार्रवाई कर रही है और ऐसे में लोगों को पकड़ने में कामयाबी भी पुलिस को मिली है। देखिए, बदमाशों ने एक तरफ तो पटना में खुद को कस्टम अधिकारी बता करके 15 किलो लगभग सोना लूट लिया था, जिसका ये लोग कई सालों से योजना बना रहे थे और यहां पर पहले रेकी भी कर रहे थे और उसके बाद किसी तरीके से साजिश रची। हालांकि पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाशी में भी अब जुटी हुई है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक तो पटना की और दूसरी दरभंगा की। अब पहली जो तस्वीर है वो दरभंगा की है। दरभंगा के बड़ा बाजार में यहाँ पर बहुचर्चित प्रेम ज्वेलर्स में 2 करोड़ की लूट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और एक महिला सहित 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा भी गया है। देखिए, गाजियाबाद के कौशाम्बी में पुलिस ने महिला का खोया हुआ लाखों की ज्वेलरी से भरा पर्स लौटाया है। बिहार की रहने वाली खुशबू का पर्स बाजार जाते वक्त रास्ते में गिर गया था। पर्स में करीब 3.5 तोले सोने की चेन और लॉकेट और आधार कार्ड, पेटीएम डिटेल्स और भी बताया जा रहा है कि नकदी और कई और भी चीजें थी उसमें। रात को गश्त के समय पुलिस को ये पर्स मिला और पुलिस ने आधार कार्ड के जरिए महिला से संपर्क करके पर्स को वापस लौटाया है। महिला ने गाजियाबाद पुलिस का आभार भी व्यक्त किया है। खबर गोपालगंज से, जहां से धवलिया अंचल में सीओ प्रीति लता पर वायरल ऑडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। ऑडियो में कथित रूप से सीओ की बातचीत फरार अपराधी रंजन यादव से बताई जा रही है। इसमें सरकारी जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र बनाने और विभागीय कार्रवाई से बचाने की बात सामने आई है। अपराधी रंजन यादव पर पहले से इनाम घोषित है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्रशासन पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है। विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। नमस्ते। हेलो, हाँ सीओ सिरवलिया बोल रहे हैं। अच्छा मैडम, बोला जाए। नमस्कार। नमस्कार। सेव नहीं है क्या नंबर? ना सेव है, तेरा पॉकेट में था मोबाइल। अच्छा सुनिए ना, ये बोल रहे थे उसमें ना एडीएम सर ऑर्डर कर दिए कि इस पर विभागीय कार्रवाई किया जाए सीओ पर। अच्छा, वही वाला मैटर। अच्छा, खाली क्यों नहीं करा रही है?
हम तो 2 महीना डाले, लेकिन उस पर लिख दिए विभागीय कार्रवाई किया जाए इस पर। अच्छा। तो तत्काल आनन फानन में हम और मुख्यमंत्री लिमिट करके आंगनबाड़ी बनवा देता। आंगनबाड़ी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा जमीन नहीं लेंगे, उसका पूरा जमीन बचा रहेगा, समझ गए? अरे बचा दीजिए, हम एडीएम साहब से मिल लेते हैं। एडीएम साहब से प्रेशर नहीं आएगा, कॉल करवा देंगे। एडीएम से प्रेशर क्यों नहीं आएगा? एडीएम सर का ऑर्डर आ गया है, आपको भेजे हम व्हाट्सएप पे, रुके भेजते हैं तुरंत। ऑर्डर आ चुका है। अब वो मेरे पता नहीं मेरे खिलाफ क्यों आ रहे हैं। अब वहाँ जाएगा तब तो और सोचेगा कि ये तो यही बेलवाई है। अच्छा, समझ गया बात को? अच्छा, मतलब हम मेरे ऊपर 2 ठोका कार्रवाई के लिए लिख चुके हैं। अच्छा, मतलब आज तक मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, ओ पहली बार हो रहा है भाई। अच्छा, एक स्पष्टीकरण नहीं आया आज तक मेरे ऊपर। अच्छा मैडम, चिंता नहीं कीजिए। अच्छा, उसको हम परवीन पांडे को बताते हैं। ये तो अभी एफआईआर का आदेश हुआ है। इसके एफआईआर की कॉपी लगाते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए भी हम लोग अनुशंसा करेंगे। इनके विरुद्ध पूर्व में भी एक विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। अब दोनों को समाहित करके बाद पुनः भेजा जाएगा। गोपालगंज के फरार भू माफिया और कुख्यात अपराधी रंजन यादव से सिधवलिया की सीओ प्रीति लता का बातचीत करना महंगा पड़ गया। ऑडियो वायरल होने के बाद गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने सिधवलिया की सीओ प्रीति लता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। डीएम ने कहा है कि ये आपराधिक मामला है। फरार अपराधी से जिस तरीके से सिधवलिया प्रखंड की अंचलाधिकारी बातचीत कर रही हैं और उनका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इससे न सिर्फ विभाग की छवि धूमिल हो रही है बल्कि माहौल भी खराब हो रहा है। उन्होंने सीओ के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और यह भी कहा है कि उनके विरुद्ध प्रपत्र कब भी गठित की जाएगी और विभागीय कार्रवाई भी होगी। रंजन यादव इस वक्त पुलिस की नज़र में फरार है और कुख्यात अपराधी रहे सुरेश यादव की पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हत्या के मामले में फरार चल रहा है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने रंजन यादव के विरुद्ध 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। ऐसे में फरार अपराधी से बातचीत करने का ऑडियो वायरल होने के बाद सिधवलिया की सीओ प्रीति लता की मुश्किलें बढ़ सकती है और उनके विरुद्ध न सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है बल्कि कानूनी कार्रवाई भी लगातार जारी है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। खबर नवादा से, जहां वारसिलीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई की है। सूचना मिलने पर चैनपुरा विजयनगर मुशहरी में छापेमारी की गई। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, 2 नाबालिगों को पकड़ा है। आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन और कस्टमर डेटा मिला है। पूछताछ में खुलासा हुआ है ये लोग लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे, साथ ही फेसबुक पर फर्जी विज्ञापन देकर भी लोगों को फंसाते थे। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा गया है। तीन अपराध कर्मियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 3 एंड्रॉयड मोबाइल एवं एक डाटा सीट बरामद किया गया। साथ ही जो है 2 विधि विरुद्ध बालक को उसमें निरुद्ध किया गया और एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में